नमस्कार। डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के पूर्वोत्तर दौरे पर। आज असम में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का करेंगे उद्घाटन, तो वहीं मिजोरम में असम राइफल्स के कार्यक्रम में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के सैंथिया में हिंसक झड़प के बाद इलाके में इंटरनेट सस्पेंड। पथराव के बाद पुलिस बल तैनात। बिहार के मुंगेर में झगड़ा सुलझाने गए एएसआई पर धारदार हथियार से हमला। अस्पताल में हुई मौत। मामले के आरोपियों की हुई पहचान। आज से शुरू होगा यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से का रंग रोगन। एएसआई करेगी निगरानी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के मैदानी इलाकों में भी बारिश से मौसम हुआ सुहाना। तापमान में गिरावट। और अब सभी खबरें विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज असम में कई विकास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वे अत्याधुनिक लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन करेंगे और पुलिस अकादमी की आवासीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे। पुलिस अकादमी का पहला चरण 167.4 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हुआ है। गृह मंत्री अकादमी में 425.48 करोड़ रुपए की आवासीय परियोजना के सेकेंड फेज की आधारशिला भी आज रखेंगे। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय पोत, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह कल शाम असम में गोलाघाट पहुंचे। गृह मंत्री आज दोपहर में मिजोरम जाएंगे और असम राइफल्स बेस को आइजोल से 15 किलोमीटर दूर जोखावसांग स्थानांतरित करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह दिन में बाद में गुवाहाटी लौटेंगे और कोयनाधारा स्थित राज्य अतिथि गृह में रात्रि विश्राम करेंगे। रविवार की सुबह गृह मंत्री ऑल बॉर्डर स्टूडेंट्स यूनियन के 57वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करने के लिए असम के कोकराझार जिले के डोटमा के लिए रवाना होंगे। शाह दोपहर में गुवाहाटी लौटेंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भारतीय न्याय संहिता की प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रत्येक राज्य बीएनएस के अब तक के कार्यान्वयन पर जानकारी प्रस्तुत करेगा। गृह मंत्री रविवार रात को नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। खबर बंगाल से है, जहां के बीरभूम जिले के सैंथिया शहर के कई क्षेत्रों में 17 मार्च तक के लिए इंटरनेट और वॉइस ओवर इंटरनेट टेलीफोन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह बंद 14 मार्च से लेकर 17 मार्च तक प्रभावी रहेगा। राज्य के गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग के प्रधान सचिव द्वारा 14 मार्च को निषेधाज्ञा जारी करते हुए यह बताया गया कि अफवाहों के फैलने की आशंका और गैर कानूनी गतिविधियों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट और कॉल सेवाओं को निलंबित किया गया है। इस बीच वीरभूम में पथराव की घटना की रिपोर्ट के बाद प्रभावित क्षेत्र में पुलिस बल को तैनात किया गया है। और बिहार से खबर है, जहां के अररिया में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों द्वारा किए गए हमले में एक पुलिस अधिकारी की मौत की घटना का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि लोगों ने मुंगेर जिले में एक सहायक अवर निरीक्षक यानी एएसआई की हत्या कर दी है। पुलिस के मुताबिक कल रात पुलिस को सूचना मिली कि नंदलालपुर के पास 2 पक्ष आपस में किसी बात को लेकर मारपीट कर रहे हैं। इसी सूचना पर 112 वाहन पर तैनात एएसआई संतोष कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान झगड़ा कर रहे दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति ने तेज धार हथियार से उन पर हमला कर दिया। एएसआई वहीं गिर गए। आनन फानन में घायल पुलिस अधिकारी संतोष कुमार को स्थानीय हॉस्पिटल में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार कर उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार को उनकी मौत हो गई। इस मामले में आरोपियों की पहचान कर ली गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने नंदलालपुर गांव से 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। साथ ही आरोपी रणवीर कुमार और उसके घर के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। मुफस्सिल थाना अंतर्गत देर शाम में संध्या को सूचना मिली है 112 पे कि नंदलालपुर गांव में
एक रणवीर कुमार का परिवार शराब पीकर के हल्ला हंगामा कर रहा है। तो सूचना के सत्यापन के लिए एएसआई संतोष कुमार सिंह डायल 112 में जो कार्यरत है वो अपनी टीम के साथ मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचने के बाद जो रणवीर कुमार हैं और उनके पूरे परिवार के द्वारा एकजुट होकर के इन पे हमला कर दिया गया। हरियाणा के सोनीपत जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेंद्र की कल होली के दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने भाजपा नेता की हत्या कर भागे पड़ोसी की तलाश तेज कर दी है। पुलिस के मुताबिक जिले के उपमंडल गोहाना के गांव जवाहरा में भाजपा के मुंडलाना मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र की उनके पड़ोसी मन्नू ने गोली मारकर हत्या कर दी। आज शव को खानपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया है। बताया गया है कि 42 वर्षीय सुरेंद्र को पहले उनकी गली में गोली मारी गई। वो घायल अवस्था में जान बचाकर भागे और एक दुकान में घुस गए। आरोपी ने दुकान में घुसकर उन्हें दूसरी गोली मारी और उनकी वहीं मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र ने कुछ समय पहले मन्नू की बुआ की जमीन खरीदी थी। इस पर मन्नू ने उन्हें जमीन पर कदम नहीं रखने की चेतावनी दी थी। सुरेंद्र ने हाल ही में उस जमीन की जुताई शुरू की थी। इससे मन्नू गुस्से में था। भाजपा नेता सुरेंद्र पहले इंडियन नेशनल लोकदल में थे। जनवरी 2021 में उन्हें भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया था। हाल ही में वो मुंडलाना मंडल अध्यक्ष चुने गए थे। सुरेंद्र संयुक्त परिवार में रहते थे। उनके 3 बच्चे हैं, इनमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। कल सूचना मिली थी कोमल की तरफ से कि जवारा गांव में गोली चली है, जिसमें जो गांव का नंबरदार है सुरेंद्र, उसको गोली लगी है और उसकी हत्या हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 3 टीमों का गठन किया गया है। 2 सीआईए की टीम है और 1 एसएचओ मोबाइल है। जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंजाब पुलिस ने मोगा जिले में शिवसेना नेता की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुक्तसर जिले के मलोट में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के साथ मुठभेड़ में अरुण उर्फ दीपू के बाएं पैर में गोली लग गई। अरुण उर्फ सिंघा के दाहिने पैर में गोली लगी। वहीं भागने की कोशिश के दौरान राजवीर उर्फ लाडो भी घायल हो गया। तीनों आरोपियों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल मलोट में भर्ती कराया गया। पुलिस ने कहा कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के मोगा जिला अध्यक्ष मंगत राय की गुरुवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोलीबारी में एक 12 वर्षीय लड़का भी गोली लगने से घायल हो गया। मंगत राम की हत्या मामले में पंजाब पुलिस ने एफआईआर में 6 आरोपियों सिकंदर सिंह, वीरेंद्र कुमार, साहिल कुमार, जग्गा सिंह, शंकर और अरुण सिंगला को नामजद किया था। पुलिस ने कहा था कि इस घटना की वजह आपसी दुश्मनी थी। पंजाब के स्वर्ण मंदिर में शुक्रवार को एक व्यक्ति ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे 2 सेवादार और 3 श्रद्धालु घायल हो गए। ये जानकारी पुलिस ने दी। अमृतसर के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि श्री दरबार साहिब परिसर में गुरु रामदास सराय में एक व्यक्ति को देखा गया। वो दूसरी मंजिल पर था और जब उसे नीचे आने को कहा गया तो उसने मना कर दिया। इसके बाद कर्मचारी जसबीर सिंह दूसरी मंजिल पर गए और उसे नीचे आने के लिए कहा। इसके बाद उस व्यक्ति ने लोहे की एक रॉड से जसबीर सिंह को घायल कर दिया। इसके बाद बाकी कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। इस व्यक्ति की पहचान जुल्फान नाम से हुई है। ये यमुनानगर हरियाणा का निवासी है। इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। श्री दरबार साहब कॉम्प्लेक्स में गुरु रामदास सराय में एक व्यक्ति को नोटिस किया गया सेवादार जसबीर सिंह की तरफ से, जो कि 2nd फ्लोर पे घूमता पाया गया। वहाँ पड़ी एक आयरन रॉड के साथ वो घुमाने लग गया जो व्यक्ति था और उससे चोट लगी जसबीर सिंह जी के। ये जो व्यक्ति था वहाँ, जिसकी बाद में आइडेंटिफिकेशन जुल्फान वासी शादीपुर यमुनानगर हरियाणा का आइडेंटिफाई हुआ है। तो उसके बाद एसजीपीसी की कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली पुलिस ने और हमने उसकी गिरफ्तारी डाल दी है। उसकी पूछताछ की जा रही है। सारा मामले के ऊपर पूरी कार्रवाई हुई है और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर को उनके घर पर ही अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर गोली मार दी। पुलिस ने कहा कि आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। हमले में ठाकुर और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी घायल हो गए। ठाकुर के पैर में गोली लगी और उन्हें शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि उनके निजी सुरक्षा अधिकारी को बिलासपुर स्थित एम्स ले जाया गया है। पूर्व विधायक पत्नी को आवंटित सरकारी आवास के प्रांगण में अन्य लोगों के साथ वो होली मना रहे थे, तभी 4 लोग आए और गोलीबारी शुरू कर दी।
एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक हमलावरों ने करीब 12 राउंड गोलियां चलाई। पुलिस टीमें बनाकर आरोपियों को ढूंढ रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। बंबर ठाकुर की पत्नी के सरकारी आवास पर यह हमला हुआ है। बंबर ठाकुर ने गाड़ी के पीछे छिपकर जान बचाई। पीएसओ ने बंबर ठाकुर को बचाने के लिए 2 गोलियां खाई। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने झारखंड के गिरिडीह में कल होली समारोह के दौरान हुई झड़प की घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि जहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, निश्चित तौर पर वहां पर जो एजेंसियां या बल हैं, उन्होंने अवश्य इसका संज्ञान लिया होगा। जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और होगी भी। जहाँ पर भी इस प्रकार की ये घटना हुई है, निश्चित रूप से वहाँ पर जो एजेंसियां हैं, जो फोर्सेज हैं, उन्होंने इसका संज्ञान अवश्य लिया होगा और जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और होगी भी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से की रंगाई पुताई का काम एएसआई की निगरानी में आज से शुरू होगा। मुस्लिम पक्ष को रंगाई पुताई के लिए हाईकोर्ट की इजाजत मिलने के बाद गुरुवार को एएसआई की टीम ने मस्जिद का निरीक्षण किया था। शाही जामा मस्जिद ने रमजान के महीने में रंगाई पुताई की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने 7 दिनों में बाहरी हिस्से की रंगाई पुताई की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि समुचित लाइटिंग भी ढांचे को बिना कोई क्षति पहुंचाए की जाए। भाषा विवाद के बीच जनसेना पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भारत की भाषाई विविधता को संरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। पवन कल्याण ने काकीनाडा जिले में पार्टी के 12वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को तमिल समेत कई भाषाओं की जरूरत है, न कि सिर्फ 2 भाषाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अपने देश की अखंडता को बनाए रखने और अपने लोगों के बीच प्रेम और एकता को बढ़ावा देने के लिए हमें भाषाई विविधता को अपनाना चाहिए। डीएमके का नाम लिए बिना उन्होंने तमिलनाडु के राजनेताओं पर आपाखंड का आरोप लगाया और कहा कि वे हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन वित्तीय लाभ के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं। खबर तेलंगाना से है, जहां आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग में फंसे 7 लोगों की खोज के लिए तलाशी अभियान तेज गति से जारी है। सुरंग में फंसे 7 व्यक्तियों के तलाशी में तेज लाने के लिए हाइड्रोलिक संचालित रोबोट तैनात किया गया है। रोबोट सुरंग के भीतर खतरनाक स्थानों पर पहुंच सकते हैं जो इंसान की पहुंच से दूर हो और वे 15 गुना अधिक क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। अभियान में शामिल विभिन्न संगठनों के कर्मी आवश्यक उपकरण के साथ सुरंग में गए हैं। उपकरणों में 30 हॉर्स पावर क्षमता का लिक्विड रिंग वैक्यूम पंप और एक वैक्यूम टैंक मशीन शामिल है, जो सुरंग के अंदर मिट्टी को तेजी से हटाने और दूसरे कार्यों में सहायक है। सरकारी खनिक सिंगरेनी कोलियरीज के बचाव कर्मी रैट माइनर्स के साथ लापता व्यक्तियों की तलाश के लिए खुदाई कर रहे हैं। पिछले महीने 22 फरवरी को एसएलबीसी सुरंग के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने से अभियंताओं और मजदूरों सहित 8 लोग फंस गए थे। बचाव दल 3 सप्ताह से अधिक समय से लापता श्रमिकों का पता लगाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का शव मिल गया था। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, HRDD, सिंगरेनी कोलियरीज, रोबोटिक्स कंपनी और अन्य टीमें इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल हैं। झारखंड में गिरिडीह के धोरथंबा इलाके में होली के जश्न के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद वाहनों में आग लगा दी गई। हालांकि मौके पर पुलिस ने पहुंचकर सब कंट्रोल में कर लिया। वहीं पुलिस के आने से पहले कुछ लोगों ने वाहनों में आग लगा दी। एसपी डॉक्टर विमल ने कहा कि हम दोनों समुदायों के लोगों की पहचान कर रहे हैं। पहचान होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी स्थिति नियंत्रण में है और किसी को कोई बड़ी चोट नहीं आई है। कुछ वाहनों में आग भी लगाई गई है। धोरथंबा ओपी क्षेत्र में जो है ये 2 पक्षों का विवाद सामने आया है और इसमें होली खेलते समय ये बात सामने आई है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है और अभी तक कोई उस तरह का जो है किसी को कोई विशेष रूप से कोई चोट या इस तरह की कोई बात अभी तक तत्काल सामने हम लोग को नहीं आई है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और इसमें जो भी 2 पक्ष के वैसे लोग वैसे असामाजिक तत्व जिसको हम कहें, जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस उपभोक्ता अधिकारों और संरक्षण को बनाए रखने की आवश्यकता की एक आवश्यक याद दिलाता है।
ये दिन सभी उपभोक्ताओं के मूल अधिकारों को बढ़ावा देने और उन अधिकारों का सम्मान करने और संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक अवसर है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार 1983 में मनाया गया था। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का थीम है स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। ये थीम सभी उपभोक्ताओं के लिए टिकाऊ और स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों को उपलब्ध, सुलभ और किफायती बनाने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती है। साथ ही ये सुनिश्चित करती है कि यह बदलाव लोगों के बुनियादी अधिकारों और जरूरतों को बनाए रखे। तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज उपभोक्ता अधिकार दिवस है और इसके लिए क्या कुछ हमारे कानून में है। 2019 का ये कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया जा रहा है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यदि वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता है तो 5 महीने के भीतर इसका निपटारा किया जाना अनिवार्य है। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां के श्रीनगर सहित कश्मीर घाटी के अधिकतर मैदानी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल देर शाम से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। दक्षिणी जिले शोपियां के ऊंचे स्थानों पर भारी, जबकि मैदानी स्थानों पर भी हल्की बर्फबारी हो रही है। मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में पर्यटक स्थल यूसमर्ग, दोधत पथरी के अलावा ऊंचे और मैदानी स्थानों पर बर्फबारी हो रही है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की सूचना है। गुरेज घाटी भी इसमें शामिल है और जिले के मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही है। केरन और माछिल सड़कों पर सेक्टरों पर वाहनों की आवाजाही बंद है। मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि जम्मू कश्मीर में अगले कुछ दिनों में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी और छिटपुट इलाकों में बर्फबारी भी होगी। रविवार से मौसम में सुधार होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में छिटपुट बर्फबारी और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने यात्रियों, पर्यटकों और ट्रांसपोर्टरों को प्रशासन और यातायात परामर्श का पालन करने की सलाह दी है। और वहीं होली के बाद दिल्ली, एनसीआर समेत यूपी, हरियाणा और राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल गया है। कल शाम को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश ने दस्तक दी। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में 15 और 16 मार्च को बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही तेज आंधी का भी अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने बताया कि अगले 24 घंटे में कई जिलों में तेज गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। उत्तराखंड के औली, बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। देहरादून समेत उत्तराखंड के मैदानी शहरों में कल रात से जारी बारिश आज सुबह भी जारी रही। मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड के मौसम पूर्वानुमान में बारिश और ओलावृष्टि पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं हरियाणा के कई इलाकों में आज सुबह बारिश हुई। करनाल में आज बारिश हुई। मौसम विभाग ने हरियाणा में हल्की बारिश की संभावना जताई है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, कम से कम 18 देशों के विदेश मंत्री, कई वैश्विक कंपनियों के शीर्ष अधिकारी और विदेश नीति के विशेषज्ञ अगले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में वार्षिक रायसीना डायलॉग के लिए एकत्र होंगे। ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। पीएम मोदी और लक्सन 17 से 19 मार्च तक आयोजित होने वाले सम्मेलन के 10वें संस्करण का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। मामले के बारे में जानकारी रखने वालों ने बताया कि पहली बार ताइवान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी सहित एक प्रतिनिधिमंडल के इस सम्मेलन में हिस्सा लेने की उम्मीद है। ये पिछले कुछ वर्षों में दोनों पक्षों के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाता है। अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा सम्मेलन में बोलने वाले उच्च स्तरीय विदेशी गणमान्यों में शामिल होंगे। उनकी भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका, यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष को समाप्त कराने के लिए एक अस्थायी युद्ध विराम की दिशा में प्रयास कर रहा है। स्लोवानिया, लग्जमबर्ग, लिंकस्टाइन, लैटविया, मोल्डोवा, जॉर्जिया, स्वीडन, स्लोवाक गणराज्य, भूटान, मालदीव, नॉर्वे, थाईलैंड, एंटीगुआ और बारबुडा, पेरू, घाना, हंगरी और मॉरिशस के विदेश मंत्री भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर कश्मीर राग छेड़ने पर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत का बयान पढ़ते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि
पर्वतनेनी हरीश ने कल जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी दावों और बयानों की कड़ी आलोचना की और पड़ोसी देश की कट्टर मानसिकता और धर्मांधता के रिकॉर्ड को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है। The former Foreign Secretary of Pakistan today has made an unjustified reference to the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir. Frequent references will neither validate their claim nor justify their practice of cross-border terrorism. The fanatical mindset of this nation is well known, as also its record of bigotry. Such efforts will not change the reality that Jammu and Kashmir was, is, and will always be an integral part of India. इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने बताया कि इस्लामिक स्टेट के प्रमुख अब्दुल्ला माकी मुसलेह अल रिफाई को इराक में एक अभियान के दौरान ढेर कर दिया गया है। उसे अबू खदीजा के नाम से भी जाना जाता था। यह अभियान इराकी राष्ट्रीय खुफिया सेवा और अमेरिकी बलों ने संचालित किया। इराक के प्रधानमंत्री अल सुदानी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक बयान में कहा कि इराक के लोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी प्रभावशाली जीत जारी रखे हुए हैं। बयान में कहा गया कि अबू खदीजा आतंकवादी संगठन का डिप्टी खलीफा था और इराक और विश्व के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ पर कहा कि आईएस के भगोड़े कट्टरपंथी को आज इराक में मार गिराया गया। अमेरिका में शटडाउन का खतरा टल गया है। कांग्रेस ने कल फंडिंग की समय सीमा से कुछ घंटे पहले सरकार को इस संकट का सामना करने से बचा लिया। सीनेट ने सदन में पारित स्टॉप गैप यानी व्यय विधेयक को मंजूरी दे दी। यह विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच गया है। इस पर अभी उनके हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से जारी युद्ध को खत्म करने के प्रयासों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी चर्चा बहुत अच्छी और सकारात्मक रही। उन्होंने उम्मीद जताई कि यूक्रेन में जारी युद्ध जल्दी ही खत्म हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि भारत के पीएम मोदी और उनसे मिलने आए अन्य वैश्विक नेताओं को वॉशिंगटन में संघीय भवनों के पास तंबू और भित्ति चित्र देखने को मिले। ट्रंप ने अमेरिका की राजधानी की साफ सफाई का आदेश दिया है। ट्रंप ने शुक्रवार को न्याय मंत्रालय में अपने वक्तव्य में कहा कि वे अपने शहर की सफाई कर रहे हैं और अपराध नहीं होने देंगे। इजराइल के लोगों ने पश्चिमी तट पर स्थित फलस्तीनी गांव खिरबेत अल मरजाम पर हमला किया, जिसमें 3 घरों और कई कारों को जला दिया गया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि बस्ती के लोगों ने गांव में घुसकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे लोगों पर गोलियां चलाईं और आंसू गैस के गोले फेंके। सीसीटीवी फुटेज में नकाबपोश लोगों को फलस्तीनियों की संपत्ति में घुसते हुए इधर उधर सामान फेंकते और सुरक्षा कैमरे को नष्ट करते हुए दिखाया गया है। इटली के टस्कनी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। फ्लोरेंस और उसके आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है और गैर जरूरी कामों के लिए घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। बढ़ते खतरे को देखते हुए फ्लोरेंस प्रशासन ने ऐतिहासिक स्थलों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। टस्कनी क्षेत्र में 500 से अधिक अग्निशमन कर्मी राहत कार्यों में लगे हुए हैं। पीसा का मीनार और फ्लोरेंस कैथेड्रल को एहतियातन बंद कर दिया गया है। टस्कनी से सटे एमिलिया रोमाग्ना क्षेत्र में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। बोलीविया में ईंधन की कमी के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ईंधन के लिए राजधानी ला पाज में फ्यूल पंप पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। ईंधन की कमी के कारण जरूरी वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। लोग सुपरमार्केट पर बढ़ी हुई कीमतों पर सामान खरीदने के लिए लंबी कतार में लगे हुए हैं। स्थानीय तौर पर गैस का कम उत्पादन होने के कारण ईंधन की समस्या देखी जा रही है। डॉलर और ईंधन संकट के कारण बढ़ते दबाव के बीच बोलीविया की सरकार ने आयात कम करने की कोशिश की है। बोलीविया के नागरिकों ने क्यूबा और वेनेजुएला में आर्थिक संघर्ष के साथ तुलना करते हुए कमी और लंबी लाइनों पर निराशा व्यक्त की है। नासा और स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में पिछले साल से फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए क्रू 10 मिशन लॉन्च कर दिया है। क्रू 10 मिशन पर ड्रैगन अंतरिक्षयान ले जाने वाला फाल्कन 9 रॉकेट ने नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले साल जून में ISS पर फंस गए थे।
तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।